हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी नोट नंबर 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जी हाँ, पहले हम कवर कर चुके हैं टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है विद एग्जांपल्स एंड कस्टम लॉ भी हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। और अब हम आज करने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं डेली ये वीडियोस अपलोड करता रहूँगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर। एंड फर्दर मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक जो हम जिसमें कंसेप्ट जो हैं, जिन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक एमसीक्यूज भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे इस बुक में छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको मैं पर डे पूरा कंप्लीट करते जाऊँगा। ये हमारा साथ साथ चलते रहेगा और वो वीकली हमारा चलता रहेगा, इससे कि हमारा जल्दी सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा। सो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। इसमें पढ़ना तो बहुत कुछ है, बट आज जितना कवर होगा हम उतना ही देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई है। सप्लाई के बारे में जानना है इस चैप्टर में हमें। स्कोप ऑफ सप्लाई जानना है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई जानना है, लेवी एंड कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है ऑफ टैक्सेस का, ये सब भी जानना है। कंपोजिट लेवी, एग्जम्पशंस हैं कुछ, वो जानना है। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जीएसटी, इसमें ये जानना है कि कौन पर्सन जो है वो लायबल टू पे जीएसटी है या नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे रिलेटेड भी हमें देखना है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहाँ, एस आई जेड में जो सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विसेज की किस तरीके से होती हैं, ये भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सप्लाई से। सप्लाई कब मानी जाएगी, सबसे पहले ये पॉइंट आता है। तो सप्लाई मानने के लिए सबसे पहले हमें टैक्सेबल इवेंट को जानना जरूरी है। जब तक हमें टैक्सेबल इवेंट नहीं पता चलेगा तब तक हम फर्दर ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जानते हैं कि टैक्सेबल इवेंट होता क्या है। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इट मीन्स नो सप्लाई नो जीएसटी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से टैक्सेबल इवेंट जो है मेन, वो क्या है, हमारा सप्लाई है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। इज डेट क्लियर? देखिए यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि नो सप्लाई डैश, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट आउट करते हुए जाना है। द टर्म सप्लाई हैज बीन इंक्लूसिवली डिफाइंड इन द एक्ट. The meaning and scope of supply under GST can be understood in terms of following 6 parameters, which can be adopted to categorize a transaction as supply. कैटेगराइज कर रखा है किस तरीके से, ये देखते हैं हम। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। यानी किसी भी चीज का सप्लाई, उनको छोड़ के जो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करते। सप्लाई शुड बी मेड ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन। ऑब्वियसली सप्लाई किस तरीके से होनी चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के बदले में, यानी कि मैंने आपसे सामान खरीदा, आपने मुझे पैसे दिए, मतलब डूइंग फॉर ईच अदर। ओके, डूइंग समथिंग फॉर ईच अदर। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, रनिंग बिजनेस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। तब जाके क्या माना जाएगा कि ये सप्लाई है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई। सबसे पहले तो ये बात जान लेनी है कि विदाउट कंसिडरेशन होता है तो सप्लाई नहीं होती है। बेयरिंग फ्यू एक्सेप्शन है, इसके भी फ्यू एक्सेप्शन है। क्या है? इन विच अ ट्रांजेक्शन इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। डीम्ड सप्लाई मान ली जाती है भले ही क्या करो आप, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई करो। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फर्दर इंपोर्ट ऑफ सर्विस
फॉर अ कंसिडरेशन import of services for a consideration whether or not in course of furtherance of the business is treated as supply। तो ये भी बात है हमारे पास क्या कि क्या देखा जाएगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया गया है फॉर अ कंसिडरेशन के लिए, वेदर वो क्या है उसका रनिंग बिजनेस नहीं है तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सप्लाई क्या है, किसे बोलते हैं, एंड एक्सेप्शंस क्या है इसकी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिए। नाउ स्कोप ऑफ सप्लाई देखते हैं हम। स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। एज पर सेक्शन 7 सेक्शन 1 ऑफ सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। देखिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर फॉर कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बार बार आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है सप्लाई के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी। ओके, ये 7 बट एक्सक्लूड क्या होता है, देखिए एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड की गई है, ट्रांजेक्शन है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जून, ये डेट आपको याद रखनी है, एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर engaged as public authorities as may be notified by government to recommendation of the council। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्या है, इंक्लूड है किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटीज। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है इन दी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो क्या होगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम सप्लाई से, उनको सप्लाई नहीं माना। नॉट एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 विच इज नेगेटिव लिस्ट है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज है। पहले इस साइड का हम बी पार्ट देख लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। और फिर ये कुछ एक्टिविटीज हैं, देखिए कौन कौन से। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो भी क्या होगा, वो सप्लाई से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सर्विसेज बाय कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन से इस तरीके से आपके लिए आ जाएंगे, ये कि पूछा जाएगा क्या ये सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 to 2019। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम a place in the non-taxable territory to another place in non-taxable territory without goods entering into India। चलिए सी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका, फिर उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज भी पढ़ ही लेंगे हम। The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration and omitted retrospectively from this, तो ये भी सप्लाई ही मानी जाएगी एक तरीके से। With effect from 29th August 2018, omitted retrospectively from 1/7/2017, the activities to be treated as supply, एक्टिविटीज जो भी होगी वो ट्रीटेड होगी क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन सेक्शन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जो भी मेंशन होगा वो आपको सप्लाई मानना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए वन क्या कहता है, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to schedule। तो शेड्यूल 2 की ही बात कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मेंशन होता है उसके बारे में बताया गया है, बताया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। देखिए सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ फॉर होम कंजप्शन, तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बिफोर होम कंजप्शन से पहले अगर सप्लाई की जाती है तो। Supply of goods by consignee to any other person by endorsement of documents of title after the goods have been dispatched from the port or origin located outside India but before clearance of home consumption। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, एंडोर्समेंट कर दी है बट विदाउट क्लियरेंस की है होम कंजम्पशन से, तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम दी सप्लाई।
एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 2 द टर्म कोट इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट, ये बताया गया है कोट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। एंड ये फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द एक्सप्रेशन वेयर हाउस गुड्स शैल बी द सेम मीनिंग एज असाइंड इन, कहने का मतलब ये है वेयर हाउस गुड्स वही होने चाहिए जो कस्टम एक्ट में बताया गया। एज पर सेक्शन 7(3), subject to the provision of subsection 1, 1A and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as a supply of goods and not as a supply services, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और नहीं माना जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और बोल रहा है तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये और क्यों बोल रहा है वो बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019 अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। दैट क्या कि ग्रांट देयर ऑफ नॉट टू ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज as per section 7 subsection 2 of CGST Act, Central Government of India on the recommendation of GST Council notified that the following activities or transaction undertaken by the state government, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि किनके द्वारा ली जाएगी, कितने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, in which they are engaged as a public authorities shall be treated neither as a supply of goods or nor a supply of service, namely service by way of grant of alcoholic liquor license against consideration in form of license fee or application fee or by whatever name is called। ठीक, note following changes were made in relation to section 7, क्या क्या चेंजेस है, अमेंडमेंट है, ये देख लीजिए एक बार। देखिए ऊपर वाले में ध्यान रखिएगा, जिसके पास लाइसेंस है उसे वही सप्लाई कर सकता है, उसी के लिए सप्लाई माना जाएगा। Omit clause D of subsection 1 of section 7. For the purpose of this act, the expression supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, exchange, ये सारे हमने पढ़ लिया था, ये माना जाता है be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business, ये बात ध्यान रखनी है आपको। Then import for a consideration whether or not in the course of furtherance, ये भी हो जाएगा। The activities specified in schedule first made or agreed to be made without consideration, ये भी माने जाएगा। कमेंट्री क्या है, the objective of the amend section 7 of the act is to be clarify the scope of supply. It insert a new subsection 1A in section 7 of the omit clause D of subsection 1. Now first an activity has to be supply as per schedule 1, only then it will be tested as per schedule 2, the recent AR whereby supply of canteen service, यहाँ से देखिए whereby जहाँ पर क्या होगा, canteen services by employer to employee is a supply, ये बात ध्यान रखनी है। अगर कैंटीन सर्विसेज देता है कौन, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई है एंड हैंस टैक्सेबल एज पर दी शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू सबसेक्शन इंसर्टेड कौन सा है, 1A, वेयर बाय सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सप्लाई मानी जाएगी, विल बी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 दिस शैल बी ट्रीटेड, तो ये मैं बता ही चुका हूँ अभी। शेड्यूल 2 में रेफर किया जाएगा, इनको कंसिडर किया जाएगा। सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या होता है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मींस इन कोर्स ऑफ बिजनेस एवरी पर्सन कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज रेगुलरली फॉर रनिंग ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। लाइक CMA Ram, a practicing cost accountant, carries out the activity of accounting, auditing, filing returns, certifying documents, and so on, so forth. These activities can be considered as performed in the course of business, ये सारा काम होता है उसके यहाँ, रनिंग बिजनेस है तो क्या माना जाएगा, ये परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस पर्सन यूज टू थिंक हाउ टू डेवलप his business or carrying out new activities, such activities called furtherance of business, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कि कोई भी बिजनेस क्या होता है, यूज टू थिंक एवरी बिजनेस
पर्सन यूज टू थिंक, जो सोचता है क्या, टू डेवलप, अपने डेवलप के बारे में, किस चीज के, बिजनेस के डेवलप के बारे में, और कैरी आउट न्यू एक्टिविटीज को लाना। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे मैसेज एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार्स, कंपनी यूज टू सेल more number of cars in southern India. In view of demand in southern India, company intend to establish manufacturing unit, देखिए डेवलप कर रहे हैं इन चेन्नई में भी। मैसेज एक्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज कंसल्टेंट ऑफ फॉर सर्चिंग, इवेल्युएटिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग place of prospective targets. Finally, company decided to establish units at Ambiter industrial estate chain. Hence, Mr. Y carried out various activity is the furtherance of business. Okay, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से होता है। जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये देखिए एक नंबर में आ सकता है। हैंस ओनली दोज सप्लाईज that are in course or furtherance of business qualify as supply under GST। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। इन कोर्स ऑफ मतलब जो रनिंग आउट होते हैं, फर्दरेंस मतलब जो डेवलप करते हैं अपने बिजनेस को, न्यू न्यू आइडियाज लाते हैं। Hence, any supplies made by an individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST। पर्सनल कैपेसिटी से लेकर आता है बिजनेस, तो वो नहीं माना जाएगा। फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस में मान लिया जाएगा एज डिफाइंड। Sale of goods or services even as a vocation is a supply under GST. Therefore, even if a famous politician paints painting for charity and sells the paintings even as one-time occurrence, the sale would constitute supply। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये बात। देखिए इतने थ्योरी सी के बीच में इतना सब पॉइंट, एक नंबर का पॉइंट है ये, इंडेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यूज में जरूर। क्या कि पॉलिटिशियन अगर पेंट करता है फॉर चैरिटी एंड सेल द पेंटिंग, और चैरिटी के लिए, और वो बेच देता है, भले उसने एक ही टाइम किया है, लेकिन वो क्या सप्लाई माना जाएगा? यस, इट वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना। सेक्शन 7A हमें, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए क्या बताता है हमें? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। अब कौन कौन सी वो सप्लाईज या सर्विसेज हैं ये देखिए। सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सब क्या होगा? सेल सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोट, द अबव एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड एज एन एग्जांपल एज दे आर प्रीसीडेड वर्ड सच एज, जैसे कि उन्होंने बताया ये सारी बातें। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसे पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल हुई इस तरीके से हुई तो क्या हमें क्या मानना है, सप्लाई माननी है या नहीं माननी है, ये चीज़ देखना। तो दो बातें ध्यान में रखनी है इन सब के बीच में, क्या कि सेल हो, ट्रांसफर हो, या फिर एक्सचेंज हो, या बार्टर सिस्टम हो, कुछ भी हो, बट क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन बातें हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली बात है हमारी क्या? कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए सेल से स्टार्ट करते हैं। द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर वेरियस स्टेट्स वैट लॉज। सेल मीन्स अ सेल ऑफ गुड्स मेड within this state for cash or deferred payment और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बट डज नॉट इंक्लूड अ मॉर्टगेज। ये भी ध्यान रखनी है बात है। ठीक है, तो सेल क्या नहीं इंक्लूड करता है? मॉर्टगेज नहीं होता है, हाइपोथिकेशन नहीं होता है, चार्ज और प्लेज, ये सब नहीं होती। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में आता है सेल इंक्लूड दिस, तो आप क्या बोलोगे? नो। सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, अब यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है, सेल इन्वॉल्व क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन। ये भी बात ध्यान रखनी है। ट्रांसफर कर रहा है कोई प्रॉपर्टी गुड्स में, तो फिर क्या होना चाहिए? एक पर्सन से दूसरे पर्सन फॉर कंसिडरेशन के लिए, तो वो सेल माना जाएगा। अंडर सीजीएसटी लॉ सेल इज ट्रीटेड एज सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। क्या होगा कि ट्रीटेड एज सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ सेल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर जीएसटी। क्या तब भी क्या है, अगर नहीं प्रोवाइड की गई है तो भी कोई बात नहीं।
मॉर्गेज, ये सब सारी चीजें इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी, विल बी नॉट लेवी, क्योंकि ये सेल ही नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर सेल नहीं है तो यहाँ पर ये सप्लाई कैसे मान लिया जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ ₹1 lakh and issue invoice in favor of Mr. Y. Now, ownership in the laptop transferred to Mr. Y. Such transaction shall be covered in sale. It is supply of the goods liable to. तो सिंपल सी बात है, लैपटॉप खरीद लिया, पैसे देकर लैपटॉप ले लिया, तो क्या हो गया, ये सेल हो गई। यही तो होता है सेल, ठीक। तो बस सप्लाई हो जाएगा। इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू जीएसटी, जीएसटी लग जाएगा। लीगल इलीगल एक्टिविटी वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, क्या होती हैं ये। इलीगल मतलब जो कानून ने मना की, कानून इलीगल है। और प्रोहिबिटेड मतलब बोल दिया गया कि हाँ ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात। देखिए किस, मिस्टर टी अ thief has stolen motorbike and sell the motorbike to Mr. Q. It is illegal to steal the motorbike. Sale of motorbike considered as supply of goods liable to tax. देखिए क्या कहा गया है कि स्टील, चोरी करना तो क्या है, गुनाह है कानून की नजरों में, लेकिन जो उसने बेच दिया है वो तो सप्लाई है, बिकॉज फॉर कंसिडरेशन किया है उसने। मिस्टर टी सोल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंसेस to Mr. Q for ₹3 lakh. These goods are prohibited goods. इनकी सप्लाई करना मना है, यानी कि कानून में क्या है, ये सारे गुड्स क्या है, नहीं होने हैं, मना ही है। सच एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट, क्या नहीं बनाती है, सप्लाई नहीं बनाती है, तो ये सप्लाई नहीं होगा। मिस्टर टी इज पनिशेबल अंडर द लॉ। मिस्टर टी को क्या दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5। मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर है, provided various services like valuation of assets with the help of valuers, inviting and evaluating the tenders, selling assets, making payments to borrowers, creditors, and so on. Activities of Mr. X are treated as supply of services and commission earned by him is subject to GST. देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा है ये। मिस्टर एक्स ने क्या किया है, एन आर्टिफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज लाइक, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं ये। कौन कौन सी सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूअर्स, इनवाइटिंग एंड इवेल्युएटिंग द टेंडर्स, सेल्स एसेट्स, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज जो है मिस्टर एक्स की, वो क्या हो जाएगी, ट्रीटेड एज सप्लाई मान ली जाएगी, और जो भी कमीशन इनको अर्न होता है, मिलता है पैसा, उस पर जीएसटी लागू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखिए। मिस्टर ए बीइंग अ डीलर है ऑफ फर्नीचर, डिलीवर करते हैं द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस। अब देखिए ये बात ध्यान रखना, कहाँ अपने ब्रांच को देते हैं, मिस्टर एक्स मैसेज एक्स लिमिटेड, सॉरी यहाँ पर इन्हीं का ऑफिस नहीं है, मिस्टर एक्स मैसेज एक्स लिमिटेड का ऑफिस है, वहाँ डिलीवर करते हैं ये फर्नीचर। अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैसेज एक्स के डायरेक्शन पर, हेड ऑफिस। द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर इज बिटवीन मिस्टर ए एंड मैसेज एक्स, हेड ऑफिस। मिस्टर ए इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम मैसेज एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा, उनको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स के कहने पर मिस्टर ए ने क्या किया है, सप्लाई की, डिलीवर किए हैं किस चीज़ को, गुड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर। अभी हमने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, ट्रांसफर भी सेम उसी तरीके से होना चाहिए। गुड्स सेंड फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस, रिटर्नेबल बेसिस पर है, ये बात ध्यान रखनी। इज इट सप्लाई, नो, it would not be considered as supply because as there is no transfer of title involved, title नहीं इन्वॉल्व है यहाँ पर, डायरेक्ट क्या जाता है, रिटर्नेबल बेसिस पर उसको दिया जाता है, गुड्स की सप्लाई सेंड किया जाता है। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ जेरोक्स मशीन, ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को राइट दे देते हैं कि हाँ अब से आप जेरोक्स करोगे। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000 पर मंथ उसको दिया जाएगा, कंसिडरेशन भी है और राइट टू एक्ट भी है, फॉर 4 मंथ। हेंस ओनरशिप ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रांसफर, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ टाइटल ट्रांसफर हुआ है, बट द राइट द मशीन इज ट्रांसफर,
इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू टैक्स। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बात ध्यान रखनी है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है बट टाइटल टू ट्रांसफर हो गया है, उसको राइट ट्रांसफर हो गया है उसको फॉर द कंसिडरेशन के बेस पर। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई मान ली जाएगी और इस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मिस्टर सी। मिस्टर सी अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मैसेज ए लिमिटेड डीलर ऑफ लैपटॉप। ये लैपटॉप डीलर्स हैं जो इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट को, मिस्टर सी। इन रिटर्न मैसेज ए लिमिटेड गिवन टू मिस्टर सी 2 लैपटॉप। इन रिटर्न में इन्होंने क्या दे दिया, 2 लैपटॉप दे दिए। हियर टू वे सप्लाई टेक्स प्लेस। मिस्टर सी इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं ऑफ सर्विस, एंड मैसेज ए लिमिटेड इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, हैंस टैक्स इज पेबल बाय बोथ। तो दोनों ही क्या करेंगे इस केस में, टैक्स पे करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स बार्टर सिस्टम में कंसिडरेशन ही हो रहा है, ऑब्वियसली ये इसको सर्विस दे रहा है, वो उसको लैपटॉप दे रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सप्लाई होगी और टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स अ डीलर इन लैपटॉप्स, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई अलॉन्ग विद अ बार्टर ऑफ printer, with the barter of printer. The value of the printer known at the time of supply 4,000, but the open market value of laptop is not known. The value of supply of laptop is 44,000 मान ली जाएगी। Hence, Mr. X is liable to pay GST on 44। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। Along with barter बोला था ना उसने, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। Along with barter बोला है तो इसको ऐड करके ही दिखाना है। एट द सेम टाइम मिस्टर वाई इज ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स जीएसटी ऑन 4,000 पे, वो भी पे करेंगे जीएसटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फुल्ली सप्लाई अगर मैं पूछूं कितने की होगी फुल्ली सप्लाई, 44,000 की सप्लाई होगी। ठीक है, और लाइबिलिटी बनेगी किस पर, 44,000 पे। 4,000 किसके लिए, 4,000 होगी मिस्टर वाई के लिए। ठीक, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सचेंज। एक्सचेंज देखते हैं क्या है। When two person mutually transfer the ownership, ownership ही ट्रांसफर कर देते हैं। one thing for ownership, कहाँ गया, ownership of another, neither thing nor but both things being money only, the transaction is called an exchange। money होना चाहिए only। exchange offer on products such as television, mobile phones are liable। तो इस पर जीएसटी लग जाएगा अगर ऑफर्स, प्रोडक्ट ऑफर्स करते हैं इन द एक्सचेंज, तो ध्यान रखिए जीएसटी लायबल हो। मिस्टर ए इज अ डीलर ऑफ न्यू फोन्स, ही सप्लाइड फॉर 20,000 टू मिस्टर बी को, ट्रांसफर कर देते हैं रुपीज मिस्टर बी अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन, एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, the open market value of a new phone is 24,000. Mr. A is liable to pay GST on 24,000. Mr. B also liable to pay on GST 4,000 पर। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मिस्टर ए है एक न्यू फोन डीलर है, वो न्यू फोन डील करते हैं और मिस्टर ही सप्लाइड, वो सप्लाइड कर देते हैं फॉर 20,000 टू मिस्टर बी अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन। ओल्ड फोन के एक्सचेंज में, यानी कि 20,000 रुपये दे देते हैं। किसने, मिस्टर बी ने एक्सचेंज किया होगा फ़ोन, ठीक है, दिया होगा, तो 20,000 रुपये की वैल्यू है, तो 20,000 क्या किया मिस्टर ए ने पे कर दिए। एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू, प्राइस अगर न्यू देखा जाए तो उसका रेट कितना है, 24,000 है। तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 24,000। और मिस्टर ए ने ए क्या है, ए ने कितने पर उसको बेच, मतलब पैसे कितने दिए थे, 20,000, लेकिन ए को टैक्स देना कितने पे पड़ेगा, 24,000 पर। ये बात ध्यान रखनी है, ओपन मार्केट वैल्यू पर देना पड़ेगा। और मिस्टर बी को भी देना पड़ेगा। मिस्टर बी को किस पर देना पड़ेगा, 4,000 पे। क्यों, क्योंकि 4,000 का उनको क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार्स, ही सेल्स न्यू कार्स फॉर ₹8,25,000, एग्रीज टू रिड्यूस, एग्री हो जाते हैं कम करने पर 1,25,000
ऑन सरेंडरिंग ऑफ ओल्ड कार को सरेंडर कर रहे हैं. मिस्टर वाई हु इंटेंड्स टू बाय न्यू कार वर्थ 8,25,000 एग्री टू एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विद न्यू कार. Under GST law, it will be treated as Mr. Y has made supply of old car to dealer Mr. X and Mr. X has made supply of new car to Mr. Y. ठीक है, तो ये बातें हो रही हैं, यानी एक दूसरे को ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कार को एक्सचेंज कर रहे हैं. मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड पर्सन है, he will be liable to pay GST on 1,25,000. Mr. X will be liable to pay GST on 8,25,000. देखिए, अब मैं एक बात बता दूं आपको क्या कह रहा है. मिस्टर एक्स क्या है, वो डीलर है न्यू कार सेल के. ही सेल्स हिज कार, वो अपनी कार को जो है, ही सेल्स न्यू कार फॉर रुपीज 8,25,000 एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 और एग्री हो जाते हैं 1,25,000 कम करने पर सरेंडरिंग ऑफ ओल्ड कार. अगर वो ओल्ड कार को सरेंडर कर देते हैं. मिस्टर वाई who intends to buy new car worth रुपीज इतने की एग्री टू एक्सचेंज. देखिए, उनको इतने की खरीदनी है और क्या करना है, वो एग्री हो जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए कार. ठीक, तो यहाँ पर बेनिफिट किसको हुआ, तो सिंपल से कहने की जो बात है वो ये है कि न्यू कार के बदले उनको न्यू कार का प्राइस मिल रहा है. किससे मिल रहा है, मिस्टर वाई से मिल रहा है. तो इस पर तो जीएसटी लगेगा ही 8,25,000 पे, लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू कम हुई है 1,25,000. ठीक है, तो ये बेनिफिट किसके लिए है, ये बेनिफिट है किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए. तो मिस्टर वाई को क्या देना पड़ेगा, मिस्टर वाई को जीएसटी पे करना पड़ेगा. मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन नेट फैट एंड मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड. भले रजिस्टर हो या ना हो, उनको इस पर देना. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइसेंस देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं. रेंटल लीज रह गया है और कुछ तो नहीं. हाँ, डोनेशन भी रह गया. चलिए पढ़ते हैं हम आगे, जितने भी पॉइंट्स हैं हम आगे करते हैं. लाइसेंस वेयर वन पर्सन ग्रांट टू अनदर. ग्रांट्स मतलब कि मान लीजिए कोई परमिशन दे दी जाती है किसी पर्सन को, और टू डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन अ राइट टू डू. एक राइट होता है कुछ काम करने का, और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर. द राइट इज कॉल्ड अ लाइसेंस कहलाएगा वो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अ डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस देयर ऑन. लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर वॉज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट्स. लाइसेंस देते हैं वो डिफरेंट क्लाइंट्स को यूज करने के लिए फॉर रुपीज 18 लाख. Hence, Mr. X is liable to pay GST whether he transfers such right permanently or temporarily. परमानेंट कर दे अपना राइट, चाहे फिर टेम्परली दे दे, उनको पे करना होगा. कितना पे करना होगा, किस पर जीएसटी पे करना, जितने की वैल्यू होगी उसकी उतने पर. ठीक, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एक और एग्जांपल है वो देख लेते हैं. ए चेन्नई बेस्ड कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड मिनरल्स exploration contract for 18 months in respect of specific site in Mumbai by a Mumbai-based corporation, a local authority. As a result, Chennai-based company got license to extract mineral exploration for a period of 18 months. इनके पास लाइसेंस मिल जाता है 18 मंथ्स के लिए, एक्सप्लोर करेंगे मिनरल्स को. मुंबई बेस्ड कंपनी सप्लाइड टैक्सेबल सर्विस. जीएसटी इज लायबल टू पे बाय द Chennai based company on license fee paid to supplier under is reverse charge. ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस पर होगा. क्यों, क्योंकि देखिए क्या कर रहा है मिस्टर, देखिए ये जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ठीक, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 18 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक साइट्स पर इन मुंबई. मुंबई पे कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का काम करवाना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर 18 मंथ्स के लिए. ठीक है, तो लाइसेंस क्या दे दिया गया, किसको दे दिया गया, एज अ रिजल्ट चेन्नई बेस्ड कंपनी गॉट लाइसेंस. चेन्नई बेस्ड कंपनी को क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया टू एक्सट्रैक्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन. मिनरल वहां पे निकाले, यानी कहने का मतलब ये है मिनरल एक्सप्लोरेशन प्लान निकालते हैं उस तरीके से.
तो लाइसेंस मिल गया है फॉर कितने दिन के लिए, 18 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो वो टैक्सेबल सप्लाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने 14 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छे से समझ के। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एंड और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी या कोई भी अपडेट मैं करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मैसेज के थ्रू। सो प्लीज़ शेयर and subscribe to my videos, and thank you so much for watching my video. All the best.